जो वक्फ अधिनियम संशोधन 2025 उसको लेकर के एक हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन जिस प्रकार से लोगों में भ्रामक और झूठ फैलाने का काम करती है, इससे समाज को भी नुकसान होता है, इससे देश को भी नुकसान होता है। उस झूठ को रोकने के लिए आज हमने कार्यक्रम किया है। हमारे जाकिर हुसैन जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, कई बार के विधायक भी हैं, जाकिर हुसैन जी जिनके दादा भी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जिनके पिताजी भी विधायक और मंत्री रहे हैं, वहां के नेता हैं, अभी वक्फ बोर्ड के हरियाणा के चेयरमैन भी हैं, और हमारे जान मोहम्मद जी जो जिला परिषद के हमारे मेवात से चेयरमैन हैं नूह के। आज इनके तत्वाधान में आज मुस्लिम समाज के सभी हमारे गणमान्य लोग यहां पर आए थे। आज उनके बारे में बैठ करके खुले मन से चर्चा हुई है कि कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। मैंने एक शायद कहानी सुनाई थी कांग्रेस की, वो कहानी है रमलू वाली। हाँ, एक रमलू था, ये चक्की रानी आवानी थी, ताई को कहने लगा, कहा रमलू कहाँ घूम रहा? कहा ताई, कहा चक्की रा हुआ, कहा मेरी भी रह दे, कहा और मैं पानी ले आऊंगा जब तक। ये वो कहानी आप लोगों को मालूम है, समय लग जाएगा, मेरे पास समय का अभाव है। रमलू वाली स्थिति कांग्रेस की है, ये पता तो कुछ है नहीं है। 55 साल देश के ऊपर शासन रहा है, समस्याएं बन करके देश के सामने खड़ी रही, समाधान नहीं हुए। अगर ईमानदारी से उन समस्याओं का समाधान किया है तो ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है, उन्होंने किया है। पिछले 10 वर्षों में किया, एक एक समस्या का समाधान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की समस्या कांग्रेस की देन थी, जिसका समाधान धारा 370 को समाप्त करके नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बोडो की समस्या कांग्रेस की देन थी, जिसका समाधान भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। परंतु पीछे जनगणना को लेकर के अभी कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर फैसला किया जाति जनगणना का। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो ही कैबिनेट के अंदर फैसला आया, ये फैसला लिया गया, राहुल गांधी एकदम बाजी का प्रेसवा बैठ गया और कहने लगे कि कहा तो मैंने कह रखा था। भाई तन्ने कह रखा था तो अपना रिकॉर्ड भी चेक कर ले पड़ेगा। मैं आज थोड़ा सा आपको, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बोल रही है ना कि हमने इस बात को उठाया था, मैं 2010 की ये बात बताना चाहता हूं, जो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनगणना ये कराने के लिए कैबिनेट में फैसला लिया। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। परंतु कांग्रेस को आईना दिखाता हूं, क्योंकि एकदम राहुल गांधी बैठ गया, उनके कई लोग बैठ गए, ये तो हमने कराया था, ये बात तो कहने लगे। मैं आपके माध्यम से मैं प्रदेश और देश को और कांग्रेस को ये आईना दिखाना चाहता हूं, देश और प्रदेश को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्थिति क्या थी। कांग्रेस समस्या को समस्या बना करके रखती थी। 2010 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा, ये लोकसभा में कहा हुआ है।
शायद राहुल गांधी को अगर नहीं पता तो वहां की वो प्रोसीडिंग निकाल करके देख सकते हैं, क्योंकि वो तो उस सरकार के अंदर पीछे से बैठ करके सरकार को चला गया था। कहां से माल ले रहा, कहां जा रहा, सारा पता था। कितना विकास के ऊपर खर्च हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, वो सारा उसको मालूम था। और ये भी कहा गया था कि कैबिनेट के अंदर आकर के एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया जाएगा, ये भी कहा गया था। ये कांग्रेस के समय में कहा गया था, और जिसमें यह भी कहा गया था कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने, जब उन्होंने ये फ्लोर ऑफ द हाउस मनमोहन सिंह ने कहा, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जातिगत आधारित जनगणना का समर्थन किया था, अपनी संतुष्टि दी थी। इस समूह में जो वो समूह बना था, उस समूह के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री उस समय के पी चिदम्बरम भी शामिल थे। पी चिदम्बरम ने 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने का विरोध किया था और कहा कि जातियों की गिनती जनगणना में नहीं बल्कि अलग से कराई जाएगी। ये उनके वित्त मंत्री, गृह मंत्री ने कहा था उनके। और किस प्रकार की जनगणना हुई, कितनी जातियां बना दी गई, आपके सामने है। अगर किसी का गोत्र भी था उसको भी जाति में कन्वर्ट कर दिया। ये इस प्रकार का इनका सिस्टम रहा है। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कल कैबिनेट में फैसला दिया कि हम जाति जनगणना कराएंगे, क्योंकि ये भी कांग्रेस की एक गलती है, उसका सुधार करेंगे। उसका सुधार, कांग्रेस की गलतियों का सुधार कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी। मैं मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये फैसला लिया है। आप सब जानते हैं कि जो वक्फ अधिनियम संशोधन 2025 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ कानून की कमियों को दूर करने के लिए इसमें संशोधन किया था। बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि कांग्रेस ने 2013 में हड़बड़ाहट में, ये लगभग 13-14 में हड़बड़ाहट के अंदर ये लोकसभा में लेकर के आए। इसका नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ, इसका नुकसान देश को भी हुआ। कांग्रेस कोई भी काम करती थी, केंद्र बिंदु वोट बैंक रखती थी। नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम करते हैं, केंद्र देश को रखते हैं। ये अंतर है मोदी जी की कार्यशैली और कांग्रेस की कार्यशैली में। कांग्रेस वोट बैंक को केंद्र में रख करके कानून बनाती है, काम करती है। मोदी जी देश को केंद्र में रख करके कानून बनाते हैं, काम करते हैं। ये अंतर है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अधिनियम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के विजन को साकार करने में एक महत्वपूर्ण ये पहल है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पास किया है। कांग्रेस कोई भी काम करती थी, केंद्र बिंदु वोट बैंक रखती थी। नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम करते हैं, केंद्र देश को रखते हैं। ये अंतर है मोदी जी की कार्यशैली और कांग्रेस की कार्यशैली में। कांग्रेस वोट बैंक को केंद्र में रख करके कानून बनाती है, काम करती है। मोदी जी देश को केंद्र में रख करके कानून बनाते हैं, काम करते हैं। ये अंतर है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अधिनियम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के विजन को साकार करने में एक महत्वपूर्ण ये पहल है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पास किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी
के प्रयासों से अब यह कानून जो असहाय मुस्लिम हैं उनको बड़ी राहत देने वाला ये कानून है। इसमें बने नए नियमों से वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्ति के मनमाने अधिग्रहण पर भी रोक लगेगी। पहले वक्फ बोर्ड ताकतवर लोगों का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। आप सब जानते हैं कांग्रेस को भी यही पीड़ा है, कोई और पीड़ा नहीं है। कुछ लोगों को जो पीड़ा है क्योंकि वक्फ बोर्ड को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे, अब वो बंद हो गया है। अब जो नए सुधारों से जो पुरानी उनकी गलतियां थी को सुधारने और जनहित में कामों को बढ़ावा देने की दिशा में ये ठोस कदम उठाए जाएंगे। पुराने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को समाप्त कर अब वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब मुस्लिम महिला और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए किया जाएगा। पहले तो कुछ प्रभावशाली व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते थे, परंतु इसके आने से गरीब मुस्लिम और हमारी मुस्लिम महिलाएं और जो मुस्लिम वर्ग के अंदर वंचित समाज है, गरीब समाज है, जिसको कांग्रेस लगातार वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही है, अब उनके कल्याण के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। यह अधिनियम कमजोर वर्गों को एक नया जीवन देने का काम करेगा। यह बोहरा जो मुस्लिम समाज की जाति है, बोहरा, अहमदिया और पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा भी करेगा। इससे आदिवासियों के अधिकारों की भी सुरक्षा होगी। यही नहीं, पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक अब वक्फ के दायरे से बाहर होंगे। इसमें महिलाओं के अधिकारों की भी सुरक्षा होगी, क्योंकि नए कानूनों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। इस कानून के अंदर पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए। पहले महिलाओं को इसके अंदर अधिकार नहीं थे। उन्हें भी वक्फ बोर्डों में भागीदारी दी जाएगी। साथ ही वक्फ संपत्तियों में उनका अधिकार भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसमें जो विधवा है, तलाकशुदा है, उन महिलाओं और अनाथों को के भरण पोषण के लिए भी इसको शामिल किया गया है। नए कानूनों से जमीन माफिया, भ्रष्टाचारियों और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों में जब ये वक्फ बिल आया तो एक हड़कंप मच गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड की बड़ी संपत्तियों का लाभ कांग्रेस के समय में भ्रष्ट लोगों के बीच में बंट जाता था। बांट लेते थे वो, गरीब को तो लाभ नहीं मिलता था। वक्फ बोर्ड कल्याण के लिए, वक्फ बोर्ड जन कल्याण के लिए बना था, लेकिन आज यह देश का सबसे बड़ा घोटाला बन चुका है। ये कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण तभी ये वक्फ बिल लोकसभा में आया। आज वक्फ की जमीनों पर माल, होटल और व्यावसायिक इमारतें खड़ी हैं, लेकिन आम मुस्लिम को कुछ नहीं मिल रहा। वक्फ की 70% संपत्तियों पर अवैध कब्जा भी हो चुका है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल इस संशोधन को लेकर के भ्रम का फैला रहे हैं कि जबकि कांग्रेस के शासनकाल के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग उनके समय में हुआ है।
जैसे मैं अगर बात करूं, दिल्ली के अंदर जो लुटियस जोन है, जो वीवीआईपी एरिया, लुटियस जोन वीवीआईपी एरिया है, संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दिया। वहां की लुटियस जोन की संपत्तियों को वक्फ में ही घोषित कर दिया गया। अगर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में लिंगायत किसानों की जमीन पर दबाव किया गया और तमिलनाडु के अंदर भी 1500 साल पुराने मंदिर की भूमि को वक्फ की भूमि घोषित करने का ये कांग्रेस द्वारा दुष्प्रचार, दुस्साहस किया गया। अगर हम हरियाणा के अंदर भी देखें, हरियाणा के अंदर भी एक उदाहरण हमारे सामने देखने को मिलता है कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण। जिला यमुनानगर के जठलाना में एक गुरुद्वारे की 14 मरले भूमि वो लंबे समय से विवाद में है। वक्फ बोर्ड ने इस पर दावा करते हुए न्यायालय में याचिका दायर की और न्यायालय ने यह भूमि जुलाई 2022 में वक्फ बोर्ड को सौंपने का आदेश दिया था। आप सब जानते हैं, जबकि इस क्षेत्र में किसी मस्जिद के ऐतिहासिक अस्तित्व का कोई भी प्रमाण नहीं है और गुरुद्वारा वर्ष 1947 से वहां स्थापित है। यह सब पुराने वक्फ कानून के कारण हुआ है। जो कांग्रेस इसको लेकर के आई है, इसका दुरुपयोग हुआ है। ऐसी सभी मामलों में नए कानूनों के लागू होने से ऐसी गतिविधियों को पूरी तरह से रोका जा सकेगा, कोई भी उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। यह अधिनियम कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों द्वारा की जा रही शोषणकारी व तुष्टीकरण की राजनीति को भी समाप्त करेगा, क्योंकि अब उनकी दुकानदारी, जो जूठ की दुकानदारी थी, वो बंद हो जाएगी। ये बंद करने का काम करेगा। ये नीति वर्ष 2013 के क्रूड संशोधन ने बढ़ावा दिया था। इससे राज्य सरकार की वक्फ बोर्ड को निर्देश देने की शक्ति को सीमित किया गया है और गैर मुस्लिम द्वारा वक्फ के रूप में दी गई संपत्तियों को भी वैध माना गया है। इसमें इस बात को अनदेखा किया गया कि दान, जबरदस्ती अथवा धोखाधड़ी आदि के माध्यम से किए गए हो तो उसको भी देखा जा सकता है। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में कांग्रेस ने वक्फ कानून संशोधन करके इसमें अनियंत्रित शक्तियां वो प्रदान कर दी गई थी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड ताकतवर लोगों का ये हथियार बन गया था। भारी मात्रा में वक्फ संपत्तियां भ्रष्टाचार और अतिक्रमण की शिकार हो चुकी थी। अब नए सुधारों से पुरानी गलतियां दूर होंगी और जनहित में काम होंगे। देश में वक्फ की लाखों करोड़ों की संपत्तियां हैं। इसके बावजूद 31% से अधिक मुसलमान आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वक्फ संपत्तियां उसके विकास में सहायक नहीं है। ये स्पष्ट है। भारी मात्रा में वक्फ संपत्तियां भ्रष्टाचार और अतिक्रमण की शिकार हो चुकी है। केंद्र सरकार ने वक्फ सुधार करते हुए बड़े स्तर पर जन कल्याण का कार्य किया है। केंद्र सरकार की नीति सबके कल्याण की है। आवास और उज्ज्वला जैसी योजनाओं में बिना भेदभाव के गरीब लोगों को लाभ दिया गया है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता
और दक्षता बढ़ाने के लिए अधिनियम में वक्फ पंजीकरण, लेखा परीक्षा और लेखांकन के लिए केंद्रीय नियम बनाने का प्रावधान किया गया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल स्थापित किया गया है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। वक्फ बोर्डों के खातों की ऑडिट अब नियंत्रक और महालेखक परीक्षक या नामित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है, जिसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। वक्फ बोर्ड के इन बोर्डों में शिया, सुन्नी, बोहरा, पसमानदा और अन्य मुस्लिम समुदायों के साथ साथ गैर मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इससे समावेशिता को भी बढ़ावा मिलेगा। वक्फ अधिनियम को अब सीमा अधिनियम 1963 के अधीन लाया गया है। इससे अतिक्रमण के मामलों में समयबद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। अब 12 साल से अधिक समय से कब्जे में रहने वाली संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर सकेंगे। सरकारी संपत्तियों को वक्फ दावों से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इससे सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अब इस बिल के आने से वक्फ संपत्ति की स्थापना केवल वैध वक्फ दस्तावेजों के माध्यम से ही की जा सकती है। इससे वक्फ बाय यूजर जैसे अनधिकृत दावों की रोकथाम हो सकेगी। वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील करने का भी इस बिल में प्रावधान किया गया है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय संगतता बढ़ेगी। इस बिल के अंदर वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की जिम्मेवारी कलेक्टर या उसके द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। इससे सर्वेक्षण प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी और राज्य सरकारों को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण में तेजी लाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। इससे संपत्तियों की पहचान और प्रबंधन में सुधार होगा। वक्फ सुधार हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह हमें अपनी विरासत को सुरक्षित करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, समावेशी विकास को प्राप्त करने में मदद कर सकेगा। इस अधिनियम के माध्यम से ये सुनिश्चित होगा कि वक्फ संपत्तियां हमारे समाज के लिए एक सकारात्मक शक्ति बने और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में योगदान करे। ये इस बिल का उद्देश्य है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये लोगों को भ्रमित करके, लोगों को बरगड़ा करके वो अपना वोट बैंक सुरक्षित करना चाहती है। मैंने उसकी चर्चा भी की है। अभी लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा भी है कि कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके पूरे देश में घूमना शुरू कर दिया कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का दुष्प्रचार ये शोभा नहीं देता। भाई तेरे पास कोई काम को मैं करने का, उसके बारे में विजन बताओ। आप ये झूठ मत परोसो। लोग आपका झूठ सुन सुन करके पक चुके हैं, पक नहीं चुके। अब तो आपको 0 पे आउट करना शुरू कर दिया है। आपको दिल्ली में तीसरी बार 0 पे आउट कर दिया है। आपको हरियाणा में 0 पे आउट कर दिया स्थानीय निकाय के चुनाव में। अब आप
कहीं और अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए, जूठाड़ी छोड़नी चाहिए, क्योंकि अब आपके ऊपर विश्वास नहीं रहा। महात्मा गांधी ने जो शब्द कहे थे उन शब्दों को इनको चरितार्थ करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के बारे में जो उन्होंने शब्द कहे थे शायद इनके ध्यान में होंगे, वो कहीं से निकाल करके पढ़ लें उनको, फिर उनको लागू करें। सीएम साहब, जो बीबीएमपी को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ है, आज आम आदमी पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है पंजाब में, और वहाँ भी फोर्स लगा दी है, जो भाखड़ा डैम है उस पर भी फोर्स लगाई है। केंद्र ने जिस तरह का फैसला किया है कि हरियाणा को पानी देने का, तो वो कह रहे हैं ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। और बिल्कुल है, क्योंकि चुनाव का समय आ गया है। आम आदमी ने बड़े सजाबाग दिखाए थे, पंजाब के लोग समझ रहे हैं, पंजाब के लोग जान भी गए हैं। ये घटिया राजनीति कब तक करेंगे ये लोग? अरे विकास की राजनीति करिए, मैं लगातार कह रहा हूं। मैं भगवंत मान को भी कहा है, आप वहां के मुख्यमंत्री, आपको अवसर दिया है, बड़ा विश्वास करके अवसर दिया है आपको। आपने वहां के किसान की फसल सारी की सारी एमएसपी पर खरीदनी चाहिए। आपने वहां के किसान का अगर खराबा होता है उसका 100% मुआवजा देना चाहिए। अब ये इस प्रकार की राजनीति को लेकर के अगर करेंगे, लोग ऊब चुके हैं। मैं मान साहब को कहना चाह रहा हूं, 1-1.5 साल रह गया आपका, ठीक ठाक काट लो, कुछ काम कर लो, सोच लो, शायद अगर अगली बार। ये तो प्रदेश के लोग हैं, ये तो भगवान का रूप होते हैं। और पंजाब तो वो भूमि है गुरुओं की, वो भाई जैता की कहानी, जैता है ना, है भाई जैता की वो कहानी है ना, भाई जैता की, हाँ, उसकी कहानी है। लोग गुरु गोविंद सिंह पे जब वहाँ लड़ाई हुई, लड़ाई के अंदर लोग मारे गए, वो सबको पानी पिलाता था, कोई भेदभाव नहीं करता था, किसी से भेदभाव नहीं होता था। अरे भाई कन्हैया जी, भाई कन्हैया जी थे, जैता जी नहीं, भाई कन्हैया जी थे जो सबको पानी पिलाते थे। वो मस्क रखते थे अपनी कांच में, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को पानी पिलाना। अरे गुरुओं की भूमि है, गुरुओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, और प्रेरणा लेकर के हमने उनके मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। उनके मार्ग के ऊपर उनसे जो शिक्षाएं मिली है उस शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये घटिया राजनीति छोड़िए, क्योंकि अब इनको लगने लगा है, दिल्ली में भी सजाबाग दिखाए थे, दिल्ली के लोगों ने बाहर कर दिया है, भाई इज्जत बचा लो, यहाँ बच जा, नहीं बचने के काम कर लो, बच जाएंगे अगर काम करेंगे। मान साहब कोई काम करो, पंजाब के हित में काम करो, पंजाब के लोगों को जो अपेक्षाएं थी आपसे उस हित में काम करो। अरे पहले तो किसानों के साथ क्या किया, फिर उनका लठ मरवा दिए। अरे मैंने कहा बार बार भी लठ न मरवा, ये हमारे देश के लोगों का पेट भरने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, पसीना बहाते हैं इस भूमि को, ये चीर करके देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, और आप लठ मरवा रहे हैं उनका। लोग समझ रहे हैं आपकी चालों को। मान साहब, आप इस घटिया स्तर की राजनीति को छोड़िए, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके पंजाब सूबे के विकास में, पंजाब सूबे कैसे आगे बढ़े, मेरा पंजाब सूबे का एक ही व्यक्ति कैसे खुशहाल हो, उसकी रणनीति बनाइए। ये घटिया राजनीति